हेलो गुड इवनिंग वेलकम टू ऑल एट इम्प्रूवमेंट जोन। पिछले 2 साल से मणिपुर की न्यूज वायरल हो रही है। मणिपुर के अंदर जो वॉयलेंस हुई, कहीं पर घरों के जलाए जाने की पिक्चर्स वायरल हुई, तो कहीं पर रिलीजियस प्लेसेस को जलाया गया और कहीं कहीं पर लुटेरों के द्वारा इस एथनिक वॉयलेंस की आड़ लेकर लूटमार भी मचाई गई। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा का पूरा मणिपुर का मुद्दा। एक साइड है नॉन ट्राइबल, जो कि 57% पॉपुलेशन है यहाँ की, जिसमें डोमिनेंट पॉपुलेशन है माइथिस की, जो कि हिंदू पॉपुलेशन है। और दूसरी तरफ है ट्राइबल्स, जो कि 43% पॉपुलेशन है, जिसमें मेजर दो ही कम्युनिटीज हैं, कुकीज और नागाज, जो कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। अब ये है मणिपुर, जो कि एक तरफ नागालैंड से बॉर्डर शेयर करता है, दूसरी तरफ असम से, और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। अब मणिपुर का जो 90% एरिया है, ये हिली एरिया है, जिसके अंदर 43% पॉपुलेशन रहती है एसटी की, और जो बाकी का 10% एरिया है इम्फाल का रीजन, इस 10% एरिया में सारी बाकी जो पॉपुलेशन है 57% वो रहती है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की जो 43% एसटी पॉपुलेशन है, उनके पास सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हो या किसी भी तरह की और पब्लिक फैसिलिटीज दी जाती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर एजुकेशन के फील्ड में हो। तो जो नॉन एसटी कम्युनिटी है, उनके पास ना तो इस 90% एरिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट है, ना ही वो किसी भी तरह का ओपनली ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा भी एससी और एसटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट रखने के लिए समय समय पर कुछ ऐसे प्रोटेक्शन एक्ट लाए जाते हैं, जिनमें से एक एक्ट था एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस एक्ट के अंदर साफ साफ शब्दों में कहा गया कि यहाँ की जो नॉन एसटी कम्युनिटी है, यदि वो इस 90% एरिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहती है, तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कानूनी शर्तों को रखा गया कि उनको फॉलो करने के बाद प्रॉपर्टी को परचेज किया जा सकता है। अब यदि कोई नॉन एसटी व्यक्ति उन रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान इस एक्ट के अंदर दिया गया और 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान रखा गया। तो समय समय पर नॉन एसटी कम्युनिटी के द्वारा रिजर्वेशन की डिमांड उठाई गई, ताकि उनके पास भी वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हों जो एसटी कम्युनिटी के पास हैं। तो इसी बीच 27 मार्च को मणिपुर हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि यहाँ की जो नॉन एसटी कम्युनिटी है, उनके द्वारा जो बार बार रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, उसको लेकर मौजूदा सरकार के द्वारा कभी कोई मजबूत विचार नहीं दिया गया। तो 4 हफ्तों के भीतर वहां की सरकार को दिशा निर्देश दिए गए कि रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाए, ताकि कुछ उनके ऊपर डिबेट और डिस्कशन किया जा सके। अब वहां की जो नॉन एसटी कम्युनिटी है, उनका मानना है कि अब इनके पास सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमें भी वो मिलने चाहिए। लेकिन जो एसटी कम्युनिटी है, उनका मानना है कि ऑलरेडी पॉलिटिकल जो डोमिनेंस रहा है पिछले 70 सालों से, वो रहा है नॉन एसटी का, यानी कि माइथिस का। 14 मुख्यमंत्रियों में से 12 मुख्यमंत्री नॉन एसटी से रहे हैं, जो कि माइथिस कम्युनिटी से थे। सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री एसटी कम्युनिटी से रहे हैं। अब उनका मानना है कि यदि और भी सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स के अलावा जो बाकी राइट्स हैं, यानी कि जो यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने के रिगार्डिंग इनको दे दिए जाते हैं, तो इनका यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन आई कहां से। कहानी शुरू होती है 1890 के उस दशक से, जब मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, यानी कि वहां पर प्रिंस रूल करते थे। फिर 1891 के अंदर मणिपुर को अनेक्स कर लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। अब अंग्रेजों को अच्छी प्रकार से पता था कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उन पर एकदम से रूल थोप पाना पॉसिबल नहीं है। तो अंग्रेजों के द्वारा एक गेम खेला गया और मणिपुर को स्टेटस दिया गया डोमिनियन स्टेट का। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि जो भी यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस के रिगार्डिंग जो भी मैटर्स हैं, उनको डील करेंगे ब्रिटिशर्स। और जो इंटरनल मैटर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, हेल्थ के फील्ड में हो, या एग्रीकल्चर लैंड के फील्ड में हो, या फिर किसी भी तरह का टैक्स से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उनको डील करेंगी वहां के जो प्रिंस थे। और एक इंटेंशनली एक मिशन के तहत कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज को वहां भेजा गया, ताकि वहां के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। तो 1901 तक आते आते ऐसा लिखा है इतिहास के अंदर कि यहाँ की 8% पॉपुलेशन
क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई और 2021 के अभी करंट के सेंसस बताते हैं कि 43% पॉपुलेशन यहाँ की क्रिश्चियन है। अब कुछ खबरों के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ की जो एसटी कम्युनिटी है उनके द्वारा यहाँ की फॉरेस्ट लैंड के ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। तो समय समय पर सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसे प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए फॉरेस्ट लैंड को लेकर, ताकि किसी भी तरह से उसका मिसयूज ना हो सके। इसी तरह एक एक्ट था मणिपुर फॉरेस्ट रूल्स 2021। इस मणिपुर फॉरेस्ट रूल्स 2021 का हवाला देते हुए एम बीरेन सिंह की सरकार के द्वारा ऐलान किया गया और उन बाहुबलियों को चेतावनी दी गई जिनके द्वारा अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया गया है और फॉरेस्ट लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं एसटी कम्युनिटी के, उनका मानना है कि किसी भी तरह से हमारे द्वारा इलीगल कैप्चर नहीं किया गया यहाँ की लैंड को। यहाँ पर हमारी सेटलमेंट हुई है जो कि वर्षों से चली आ रही है और ये हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है। जबकि एम बीरेन सिंह का मानना है कि यहाँ पर ड्रग्स माफिया का बोलबाला है। अब कुछ लोगों का कहना है कि एम बीरेन सिंह के द्वारा ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक जंग छेड़ी गई थी, जिसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो पड़ा है म्यांमार के इलीगल माइग्रेंट्स के पर। म्यांमार के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके ताल्लुकात हैं एसटी कम्युनिटी से। अब एसटी कम्युनिटी का सहारा लेकर इस 90% एरिया के अंदर अफीम की खेती की जाती है। अभी पिछले साल एम बीरेन सिंह के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था और बताया गया था कि 16 केजी अराउंड ओपियम पकड़ी गई थी एसटी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, जो कि इन्हीं के लोगों के पास पकड़ी गई थी। फिर उसके बाद जो कुछ विपक्ष के नेता एम बीरेन सिंह के खिलाफ खड़े हुए और बार बार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। तो 2 साल की भयंकर वायलेंस के बाद 25 फरवरी 2025 को एम बीरेन सिंह के द्वारा रिजाइन किया गया और साथ ही साथ वहां पर प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया गया। अब जो स्टूडेंट्स किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां कहीं भी इंडियन पॉलिटी का पोर्शन आता है, तो आप इस टॉपिक को उस पोर्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, जिसमें आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है कि किसी भी एक्सटर्नल वॉर या इंटरनल डिस्टरबेंस की परिस्थिति यदि पैदा हो जाती है देश के अंदर, तो नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो जिसका यूज अभी तक 3 बार किया गया है। पहली बार इसका प्रयोग किया गया भारत और चाइना के युद्ध में, उस समय जब चीन के द्वारा सीमा रेखा पर घुसपैठ की गई और उस समय पहली बार देश के अंदर इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया। फिर दूसरी बार 1971 का वो दौर जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, उस युद्ध का नतीजा आज का बांग्लादेश है। बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए युद्ध लड़ा गया और उस समय देश के अंदर इमरजेंसी को लागू किया गया। फिर तीसरी बार 1975 का वो दौर जब मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में लगभग पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा था। 13,000 से भी ऐसे चुनिंदा नेता जिनको बिना किसी वारंट के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, और जब उनके विरोध में जनता ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो वहां की जो सड़कें हैं उनको पूरी तरह से जाम कर दिया गया। कहीं पर रेलवे प्रोटेस्ट किए गए और कहीं कहीं पर सरकारी संपत्ति को इतना ज्यादा भयंकर नुकसान पहुंचाया गया कि देश के अंदर इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। फिर आता है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट की एक ड्यूटी बनती है कि स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस से। अब यदि राज्यपाल इस बात की पुष्टि करता है कि स्टेट के अंदर किसी भी तरह की इंटरनल डिस्टरबेंस हो रही है, देन आर्टिकल 356 का यूज करके स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है। प्रेसिडेंट रूल तभी इंपोज किया जा सकता है जब किसी भी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरह से फेल हो रही है और वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखने में वहां की सरकार विफल हुई है। इसी तरह मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया। अब जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस टाइम पे जो फेमस लॉ पर्सनैलिटी थे अंबेडकर साहब, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था
कि इन फ्यूचर सबसे जो कम यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा आर्टिकल 356। अब देश के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि सबसे ज्यादा यूज किया गया आर्टिकल 356 और उनकी इस बात को गलत साबित कर दिया गया। फिर आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, इसका मतलब है कि यदि किसी भी समय देश के अंदर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसकी नौबत अभी तक नहीं आई। अब मणिपुर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जिनमें पहला स्टेप लिया गया है फ्री मूवमेंट का। यानी कि 8 मार्च से फ्री मूवमेंट यहाँ स्टार्ट होने जा रही है। फ्री मूवमेंट का मतलब है कि अभी तक लोगों को पूरी तरह से घरों में कैद कर दिया गया था। कहीं पर कर्फ्यू लगाए जा रहे थे तो कहीं कहीं पर धारा 144 का प्रयोग किया गया था, जिस वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और कुछ लोगों के द्वारा यहाँ से एक वो आ रहा है नेशनल हाईवे 2 नागालैंड से होते हुए इम्फाल की तरफ। इस नेशनल हाईवे 2 को ब्लॉकेज किया गया कुछ लोगों के द्वारा यहाँ बैरिकेड्स लगाकर। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि यदि किसी के भी द्वारा ब्लॉकेज हुई यहाँ पर तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे ये प्रॉब्लम हुई कि यहाँ का जो आसपास का रूरल और अर्बन एरियाज था वहां के लोगों को भूखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा और आने जाने में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस वजह से सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया। तो यूनियन गवर्नमेंट अभी फुल फ्लैज्ड मूड में है मणिपुर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, ताकि मणिपुर की ग्लोरी को वापस वैसे पहले की तरह लाया जा सके। तो ये थी पूरी की पूरी मणिपुर की कहानी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।